गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम एक बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज और बाबू सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। एक नाम भारतीय इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है और वो नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा में देखा हमने तो दो तरीके की विचारधारा देखी, नरम दल और गरम दल। नरम दल कार्यप्रणाली कैसी? आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, डोमिनियन स्टेट, स्वशासन की बात, ये वो बात करते थे, ठीक है। और गरम दल की कार्यप्रणाली कुछ अलग थी और उनका जो है वो स्वशासन की नहीं, स्वराज की बात करते थे। वो आंशिक सुधारों की नहीं, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते थे। आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र के स्थान पर वो ईंट का जवाब पत्थर से लेना चाहते थे, बल्कि वो हड़ताल, हथियार, बम, ये इसका इस्तेमाल करके वो स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। अब चूंकि 1916 तक नरम दल और गरम दल का मैटर सॉल्व हो गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल के बीच में, लेकिन लखनऊ समझौता 1916 और इसमें कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, और साथ ही मुस्लिम लीग एक ही झंडे के नीचे आ गए। उन्होंने बोला कि अब हम पहले स्वराज की बात करेंगे, ना कि हमारी मांगे क्या है, तुम्हारी मांगे क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, और ये एक साथ में काम करना शुरू किया। गांधी युग की शुरुआत हुई। गांधी जी जैसे चमत्कारिक व्यक्तित्व का भारतीय राजनीति में आगमन हुआ और उसी के साथ में एक युवा ब्रिगेड में सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे नई एक पीढ़ी भी सामने आई और इनकी विचारधारा मिलती जुलती थी गरम दल से, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस। इनकी विचारधारा किससे मिलती थी? गरम दल से मिलती थी। और एक इनसे भिन्न एक और विचारधारा थी, वो थी क्रांतिकारी। क्रांतिकारी तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से गोली से, बंदूक से, बम से डरा धमका कर यहाँ से भगाने में विश्वास करते थे और वो चाहते थे कि जितने लोगों को इन्होंने हमारे यहाँ परेशान किया, हमारे यहाँ लोगों को, जितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया है, उतने ही अंग्रेजों को हम भी खत्म करें, ये उनकी विचारधारा थी। तो या तो किसी को गोली मार देते थे या बम विस्फोट से उनको उड़ा देते थे। तो इस तरीके की क्रांतिकारी गतिविधियां थी। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनमें तीनों का मिश्रित व्यक्तित्व देखने को मिलता है। नरम दल क्योंकि वो असहयोग आंदोलन के हिस्सा है, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा रहे। गरम दल क्योंकि वो स्वराज पार्टी जो बनी थी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उसकी भी सदस्यता उन्होंने ली थी। तो वो गरम दल के भी नेता थे, गरम विचारधारा के, और क्रांतिकारी भी थे क्योंकि आजाद हिंद फौज जैसे संगठन का उन्होंने गठन किया। तो वो क्रांतिकारी विचारधारा के भी प्रणेता थे। तो बड़ा नाम इनका सुभाष चंद्र बोस का। भारत के साथ साथ विदेशों में रहकर भी उन्होंने देश को आजाद करने का प्रयास किया है। 2-3 भागों में हम पढ़ेंगे इन्हें।
दो तीन भाग, तीन पार्ट है इनका, इसके विषय में होगा। एक तो सामान्य परिचय या जीवन परिचय, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, और तीसरा आजाद हिंद फौज और उसमें इनकी भूमिका। तो हम सबसे पहले प्रारंभिक संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं या जीवन परिचय पढ़ते हैं इनका। जीवन परिचय, जीवन परिचय, जीवन परिचय। यहां देखेंगे जीवन परिचय में जन्म सबको पता है 23 जनवरी 1897, जन्म 23 जनवरी 1897। कटक कहां पर हुआ था? कटक, और कहां पर है ये? उड़ीसा में। 23 जनवरी 1897 कटक, कहां पर जन्म इनका? कटक में हुआ था। ठीक। पिता का नाम, बंगाली परिवार में जन्म हुआ, पिता का नाम कोई बताएगा क्या? जानकी दास बोस, जानकी दास बोस, और माता का नाम प्रभावती देवी। पिता जानकी दास बोस और माता प्रभावती देवी। अब ये बताएं इनकी कौन से नंबर की संतान थी? तो यदि हम देखें तो इनकी जो दंपत्ति है, इनकी 6 बेटियां और 8 बेटे, 6 बेटियां और 8 बेटे। कितने हो गए ये टोटल? 14 संतान इनकी। कितनी? 14 संतान थी इनकी। किसी का स्पीकर जो है वो अनम्यूट है, म्यूट करे, इसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्रदीति जी, मेरी शायद आवाज आ रही होगी आपको? ठीक है, थैंक यू। तो 14 संतान इनकी, और इसमें थे 9वीं संतान, 9वीं संतान, 14 संतान, और उसमें से ये 9वीं संतान, और पुत्र के रूप में 9वीं संतान, और पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में ये 5वें बेटे, 5वें बेटे, 5वें बेटे, मतलब 8 बेटे थे तो 3 इनसे छोटे और थे, 4 बड़े थे, 3 छोटे, और ये 5वें नंबर के बेटों के रूप में। कुछ बहनें भी थी जो इनसे बड़ी थी, तो कुल संतानों में 90 नंबर के, और बेटे के रूप में ये 5वें नंबर के बेटे थे। इनके एक भाई थे शरद चंद्र, नाम बड़ा है ये भी, भाई शरद चंद्र। ये क्वेश्चन बन सकता है, भाई शरद चंद्र से विशेष लगाव था। बाद में इनका बेटा भी होगा शरद चंद्र का, शिशिर कुमार बोस, शिशिर कुमार बोस, जो इनको भारत से बाहर निकलने में इनकी बड़ी मदद करेंगे। जज्बा जो है देशभक्ति का शुरुआत से ही था। जब वो यंग थे, 15-16 साल के थे, तो चाहते थे कि सेना में भर्ती हो जाए। अब बालपन का बचपन, उनको तो ये पता था कि सेना में भर्ती होना है, वर्दी पहनना है, बंदूक लेना है, लोगों की सेवा करना है, उनको ये पता था। उनको ये नहीं पता था कि ये सेना में भर्ती होके भी भारतीयों के ऊपर ही गोली चलाना पड़ेगा, ये नहीं पता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो चश्मा लगाते थे, है ना? पता है आपको क्यों लगाते थे? क्योंकि आंखें उनकी कमजोर थी। सीधी सी बात है, इसमें इतना सोचने लायक कोई प्रश्न नहीं है।
उनकी आंखें थोड़ी सी कमजोर थी। और सेना में जो भी भर्ती होना चाहता है तो ये सारे मापदंड होते हैं उसमें कि इतनी दूरी का दिखना चाहिए, इतनी हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, ये सारे मापदंड होते हैं। तो सेना में भर्ती तो होना चाहते थे, लेकिन आंखें खराब होने की वजह से वो किसी कारणवश सेना में भर्ती नहीं हो पाए। तो ये बात भी लिखेंगे हम। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में, 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, भर्ती के लिए परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के अयोग्य घोषित कर दिया, सेना के अयोग्य घोषित कर दिया, सेना के अयोग्य घोषित कर दिया। कौन सी रेजिमेंट में भर्ती होना चाहते थे? 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन आंखें खराब होने के कारण उन्हें भर्ती के अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब कलकत्ता जैसे बंगाल में उनके पिताजी जो थे वो वकील थे, राय बहादुर इनकी उपाधि थी, अच्छा संपन्न परिवार से थे। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उड़ीसा कलकत्ता इधर होते रही, और जब कटक जैसे शहर में हो हायर एजुकेशन उन्होंने कलकत्ता से प्राप्त किया हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको साहित्य भरपूर मिला, साहित्य भरपूर मिला। तो साहित्य भरपूर मिलने के कारण वे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एवं महर्षि, महर्षि क्या नाम महर्षि का? अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये क्वेश्चन नहीं बनता है। किसके विचारों से? स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। बहुत अधिक प्रभावित। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की क्या विचारधारा थी? क्या दर्शन है इनका स्वामी विवेकानंद का? उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। उसी प्रकार महर्षि अरविंद घोष, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, उनका एक उद्घोष है, कथन है एक, भारत माता जो है वो जंजीरों में जकड़ी हुई है और आह्वान कर रही है आप लोगों से कि मुझे बंधनों से मुक्त कराओ। तो ऐसे देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। लेकिन उनके पिताजी पढ़े लिखे संपन्न परिवार के लोग, तो बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले और क्या कर, अच्छी नौकरी कर ले, आईसीएस की, बाकी सब वकालत करने के लिए जाते थे ब्रिटेन, और ये काय के लिए गए थे? आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए ब्रिटेन गए थे। तो इनके माता पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर अच्छे किसी पद को सुशोभित करें। तो 15 सितंबर सॉरी उससे पहले लेकिन 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1919 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ग्रेजुएशन हो गया। अब ग्रेजुएशन होने के बाद इनको कहां भेजा? ब्रिटेन। 15 सितंबर
सितंबर 1919। 15, ये डेट याद रखना है, 15 सितंबर 1919 को लंदन आईसीएस की तैयारी हेतु चले। कब की घटना? 1919। वह आईसीएस की तैयारी भी कर रहे थे और यहां से क्या भर के गए थे वो अपने दिमाग में? हाँ, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष, ये इनके दिमाग में चल रहा है। और तैयारी काय की कर रहे हैं वहां पे? आईसीएस। कहां पर? ब्रिटेन में। और क्या तैयारी करा रहे वहां पे? आपको कैसे कर वसूल करना है, कैसे अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना है। तो दिमाग और तैयारी, ये दोनों मिसमैच हो रहे थे वहां पर, वो कुछ जम नहीं रहा था उनसे। मेरे अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा है और यहाँ पर कुछ अलग ही काम की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ये कुछ मिसमैच हो रहा था वहां पर। तो उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, पूछा किसको पत्र लिखा? अपने भाई को। फिर से पूछ रहा हूं, किसको पत्र लिखा उन्होंने? उनके भाई को। किसको पत्र लिखा उन्होंने? उनके भाई शरद चंद्र को। मैंने बताया, लिखा भी है इधर कहीं, 3 बार बोल रहा हूं तो कुछ तो बात होगी उसमें। इतना दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ये तैयारी छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अपने भाई शरद चंद्र को उन्होंने पत्र लिखा। बात समझ में आई क्या पूछना चाह रहा था मैं? अपने भाई शरद चंद्र को पत्र लिखा, लेकिन भाई ने समझा दिया कि नहीं, जो होगा वो बाद में होगा, अभी जिस काम के लिए गए हो पहले उसके ऊपर फोकस करो। जिस काम के लिए गए हो उसके ऊपर फोकस करो और उसके बाद में जो करना है वो करते रहना, लेकिन अभी जिस काम के लिए गए हो उसके ऊपर फोकस करो। तो देखो, छोटी सी बात उन्होंने बताई कि जिस काम के लिए गए हो उसको फोकस करो। इसी में तो स्वामी विवेकानंद है, इसी में स्वामी विवेकानंद है कि जिस काम के लिए गए हो आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए, लक्ष्य जो है वो। तो उन्होंने 1 साल की तैयारी में ही ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कितने? 1 साल की। कब गए थे? 1919 में। तो कब उत्तीर्ण कर ली? 1920 लिखेंगे। 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना अलग बात है। परीक्षा उत्तीर्ण करना अलग बात है और रैंक में उत्तीर्ण करना अलग बात है। आईएएस बनना है, 500, 600, 700, 800 पोस्ट आती है, 900 पोस्ट आती है। क्या सब आईएएस बन जाते हैं क्या? नहीं, ऊपर की 100, 150 के रैंक में जो आता है वो आईएएस बनता है। तो इनकी कौन सी रैंक थी, कोई बताएगा क्या? नहीं बताओगे? अभी पता होगा तब तो बताओगे, पता ही नहीं है तो बोलना चाहिए ना, पता ही नहीं है करके हमको। अब बड़े ध्यान से बोलते हैं, हम नहीं बताएंगे। तो चौथी रैंक थी, कौन सी? आईसीएस की परीक्षा में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान प्राप्त किया। वरीयता सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया इन्होंने? चौथा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान इनके द्वारा प्राप्त किया गया। और कहाँ आ गए? भारत आ गए और नौकरी भी करने लग गए। पर मन कहीं और ही लग रहा था। और उसी समय क्या चल रहा था भारत में? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब इनके सामने दिक्कत थी कि वहां पर भी असहयोग आंदोलन में और इनमें मेच नहीं खा रहे थे। वो शांति प्रिय तरीके से अहिंसावादी आंदोलन था और इनकी विचारधारा उग्र थी।
उग्र विचारधारा थी। लेकिन फिर भाई ने समझाया कि जो परिस्थितियां हैं काम उसी के अनुसार करना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार हमें ढलना चाहिए, न कि परिस्थितियों को हमारे अनुसार बदलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अनुकूलित व्यक्ति को, इंसान को होना पड़ता है। तो इसी विचारधारा के साथ में उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र हेतु पत्र लिखा। त्यागपत्र हेतु पत्र लिखा। आईसीएस से त्यागपत्र हेतु पत्र लिखा। क्लियर हो गया? अब ये इनका एक पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। अब गुरु की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के गुरु जिसे हम गांधी जी के गुरु की बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। शिवाजी के गुरु, उनके दो प्रकार के, आध्यात्मिक और राजनीतिक। तो आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। और यदि हम उसके राजनीतिक गुरु की बात करें तो दादा कौन थे? दादा कौन थे? इसी प्रकार यदि हम बाबू सुभाष चंद्र बोस के गुरु की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, तो वहां पर भी हमें उनके दो गुरु के नाम मिलेंगे। कोई बता सकता है क्या? चित्तरंजन दास। एक आध्यात्मिक और दूसरा राजनीतिक। तो आध्यात्मिक गुरु तो अपना स्वामी विवेकानंद को मानते थे। आध्यात्मिक गुरु के रूप में किसे स्वीकार किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और वही राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, सीआर दास। देखो क्या बोल रहे, कोई बाहर खड़े पूछ लो क्या बोल रहे हैं। 8:30 तक क्लास गई। तो कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, याद रखना दोनों। आध्यात्मिक गुरु कौन उनके? स्वामी विवेकानंद। 8:30। राजनीतिक गुरु को सीआर दास या चित्तरंजन दास। जब वो लंदन में थे तब भी इनका पत्र व्यवहार होता था सीआर दास से, चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास से इनका पत्र व्यवहार होता था और भारतीय राजनीति में शुरुआत से इंटरेस्ट ले रहे थे। जब वो भारत में आए और जब उनके मन में विचार चल रहे थे तो सीआर दास ने बोला था, यदि तुम्हें भारतीय राजनीति में प्रवेश लेना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? गांधी जी से मुलाकात करना। गांधी जी से मुलाकात करना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए। तो लिखेंगे थोड़ी सी राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित। कोलकाता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोलकाता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित थे। इंग्लैंड से उन्होंने पत्र लिखा था। यह क्वेश्चन भी बनता है, इंग्लैंड से उन्होंने किसे पत्र लिखा था? वह साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी। साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ
टैगोर की सलाह से गांधी जी से मिलने गए, गांधी जी से मिलने गए। रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह से वो गांधी जी से मिलने गए। कहाँ गए? मुंबई। ये क्वेश्चन बनता है, मुंबई। और वहां पर कब मुलाकात हुई, ये तारीख भी हमें याद रखना है, 20 जुलाई 1921 मणि भवन में, मणि भवन में मुलाकात, मणि भवन में मुलाकात की। ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। किसके सलाह से गए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ थे उस समय गांधी जी? मुंबई में थे। मुंबई में मणि भवन में 20 जुलाई 1921 को उन्होंने मुलाकात की। वह बंगाल में आकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। 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 लेकिन घटना क्या घटी? बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन। बंगाल से वो नेतृत्व कर रहे थे इसका, CR दास और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 5 फरवरी 1922 की गोरखपुर की घटना और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चूंकि युवा ब्रिगेड का प्रतिनिधित्व करते थे और कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी घटना, उनके हिसाब में एक छोटी सी घटना थी, क्योंकि अंग्रेज तो ऐसे कई लोगों को हमेशा ही मारते रहते थे। और पहली बार जो है भारत, जो वहां के स्थानीय लोगों ने ऐसा किया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। तो उनको बड़ा दुख हुआ, गुस्सा भी हुए, और क्या बोला, इसे भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये जो स्थगित किया आंदोलन, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और गांधी जी और उनकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा से ही उनका मोह भंग हो गया। थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो कांग्रेस ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास हैं, तो ये चाहते थे कि नहीं, हम अलग से कुछ और करेंगे। तो उन्होंने सोचा ठीक है, कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन गांधी जी की विचारधारा से उनका मन उठ गया। और 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की, इसके सदस्य बन गए और बाद में इन्हें सचिव भी बना दिया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और सचिव कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और CR दास ने उनको बोला कि यदि आपको राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब 1921 में जो कांग्रेस की राजनीति थी, 1920-21 में, तो कांग्रेस ने तो ये बोला कि क्या करना है? त्याग पत्र देना है, बहिष्कार करना है सरकारी स्कूलों का, अदालतों का, संस्थानों का, विधानसभा का, जितने भी पद है, शासकीय पद है, इन सबसे क्या करना है? त्याग पत्र देना है। लेकिन चूंकि ये काय में शामिल हो गए? कांग्रेस में नहीं, स्वराज दल में। और स्वराज दल की क्या विचारधारा थी, नीति थी कि सरकारी पद प्राप्त करें और फिर विधानमंडल में जाकर सरकारी कार्यों में अड़ंगा डालें। तो इन्होंने शुरुआत की कलकत्ता के मेयर पद से। कलकत्ता के मेयर का चुनाव लड़ा और वहां पर वो महापौर बने। लिखेंगे 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के
महापौर बने, महापौर चुने गए, महापौर चुने गए। कब? 1924 में, 1924 में, 1924 में। अब हम देखते हैं एक अलीपुर घटना। अलीपुर याद है आप लोगों को? नहीं। चलो काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय में, सिराजुद्दौला के समय में कहाँ हुई थी? कलकत्ता के पास में। फिर संधि हुई थी अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि, ब्लैक होल जिसे कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। तो उस घटना में जो अंग्रेज मारे गए थे, अंग्रेज मारे गए थे, तो उनका एक स्तंभ वहां पर बना गया, जैसे हम लोग हमारे यहाँ कीर्ति स्तंभ बना हुआ, तो उस तरीके से एक स्तंभ उनका बना हुआ था। अब जब ये मेयर बने तो बोले नहीं, ये स्तंभ वगैरह यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। बोले ये तो हमारा देश है, या वो उनके देश में कुछ भी करे, हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो फिर इनके ऊपर कार्यवाही हो गई, सजा होने, जेल में बंद कर दिया इनको। ये घटना इनके साथ में घटी। तो 1925 में मांडले जेल भेज दिया गया। 1925 में मांडले जेल भेज दिया, मांडले जेल भेज दिया, भेज दिया गया, मांडले जेल भेज दिया। पहली बार नहीं सही कि जब ये जेल गए, सबसे पहली बार जेल तो ये असहयोग आंदोलन के समय ही चले गए। ये वो नेता है जो 11 बार जेल में जा चुके। कितनी बार? 11 बार जेल में गए हैं, कुल मिलाकर 11 बार जेल में गए हैं। और ये इस समय जो है वो पहली बार जो है वो भी लिख लो, 16 जुलाई 1921 को जेल में गए थे। 16 जुलाई 1921 को, और यहाँ 1925 में कहा भेजा इनको? मांडले जेल भेज दिया गया। कारण क्या है ये भी बता दिया मैंने। मांडले जेल में जब थे तभी अपन ने पढ़ा कौन सा? स्वराज दल पढ़ा। स्वराज दल का संकट पढ़ा था, स्वराज दल संकट कि 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई और 1926 के चुनाव में इनको कोई सीटें ही नहीं मिली थी, पंजाब से भी ये चुनाव हार गए थे। तो जब मांडले जेल में थे तभी इनको सीआर दास की मृत्यु की खबर रेडियो पर सुनी और इन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई। तपेदिक की बीमारी हो, तपेदिक की बीमारी हो, बहुत अधिक बीमार थी, बहुत अधिक बीमार। ऐसा लग रहा था कभी भी इनकी जान जा सकती है, जान जा सकती। अब ब्रिटिश सरकार इनको रिहा नहीं करना चाहती थी, चाहती थी कि इनका इलाज किया जाए, और इलाज करने के लिए कहाँ भेजा जाए? लंदन। इलाज के लिए कहाँ भेजना चाहते थे? लंदन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ भारत में कहीं इलाज कर लेते, कलकत्ता में, कटक में, मैसूर में, दिल्ली में, बंबई में, लंदन ही क्यों? इतने अच्छे व्यक्ति थे क्या कि लंदन में इनका इलाज करें? क्योंकि भारत में टीबी का इलाज नहीं था उस वक्त। टीबी का इलाज नहीं। ये बात भी मान सकते हैं आपकी, ये बात भी मान सकते हैं। लेकिन ये तो आपको बताया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, लेकिन ऐसा उनके दिमाग में चल नहीं रहा था। पर उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यदि इनको भारत में इलाज के लिए कहीं भेजा जाए इधर उधर, तो कई लोग मिलते जुलते रहेंगे, और मिलते जुलते रहेंगे तो क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ में जेल में कैदियों के साथ में कैसा व्यवहार होता है ये सबको बताएंगे, तो ब्रिटिश सरकार की बदनामी होगी। तो इसलिए कहाँ भेज देते इनको? लंदन भेज देते। लंदन भेज देंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो वापस जेल में डाल देंगे। और उनको ये भी पता था कि यदि जेल में इनकी डेथ हो गई तो पूरी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
इनको इलाज करना ही उचित होगा। लेकिन वो नहीं गए, लंदन नहीं गए। बोले उन्होंने, उनको पता था जिंदा हाथी 50 लाख का, मरा हाथी 1 करोड़ का, कि मतलब शायद मैं जिंदा रहते जो न कर पाऊं वो मरने के बाद हो जाए, ऐसा उनको। बोले मैं लंदन तो नहीं जाऊंगा। तो उन्हें कहाँ भेजा गया? डलहौजी चले गए। डलहौजी, शिमला जो है, जो इधर डलहौजी चले गए और वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया, स्वास्थ्य लाभ लिया। अब 1900, अब साइमन कमीशन, ये सब घटनाक्रम अपन ने पढ़ ली। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या था? डोमिनियन स्टेटस का दर्ज, डोमिनियन स्टेटस की मांग की इन्होंने। तो ये तो और अधिक गुस्सा हो गए, हम सारे स्वराज की बात कर रहे हैं और आप अभी तक डोमिनियन स्टेट पे ही लटके हुए हो। तो बोले ये तो गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसका विरोध करते थे, डोमिनियन स्टेट का, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये युवा लोग थे, इनकी चलती कम थी, सीनियर लोग अभी अपना स्थान छोड़े हुए नहीं थे, उच्च पदों पर वही आसीन थे। तो उन्होंने बोला 1 साल, 1 साल, कितना साल? 1 साल हम आप लोगों को दे रहे हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला कि 1 साल हम दे रहे हैं, 1 साल के अंदर यदि आपकी कार्यवाही से सफलता नहीं मिलती है तो बागडोर हम अपने हाथ में ले लें। क्योंकि वो नेहरू रिपोर्ट से जरा से भी संतुष्ट नहीं। क्लियर हो गई ये बात। और 1929 में लाहौर अधिवेशन, ये उसी शर्त पर हुआ था कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए फ्रंट लाइन में एकदम। मोतीलाल नेहरू को अलग कर दिया वहां से, क्योंकि उनको सफलता नहीं मिली। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन और उसमें बागडोर युवा ब्रिगेड ने और सुभाष चंद्र बोस की जो कार्य प्रणाली थी उनके अनुसार ही कांग्रेस का लक्ष्य क्या बन गया? पूर्ण स्वराज। स्वराज को इन्होंने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई। 1929 1928 में सुभाष चंद्र बोस, 1928 में सुभाष चंद्र बोस व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। कब? 1928। 1928 सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। और उनको कितना समय दिया? 1 वर्ष का। और जब 1 वर्ष तक कोई निर्णय नहीं निकला तो लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य जो है अपना निर्धारित कर दिया। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। अब ये प्रक्रिया चलती रही। छब्बीस जनवरी 1931 कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तभी लाठीचार्ज हुआ
और पुनः उन्हें जेल भेज दिया गया। पुनः उन्हें जेल भेज दिया गया। ये बड़ा मोड़ था उनके जीवन का, बड़ा मोड़ था। अब हम बात करते हैं सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। कब फांसी दी गई इनको? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। तो ये उन्हीं के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस मनाते थे, हर साल मनाना था, और ये उसके ऊपर भाषण दे रहे थे, और इनको क्या कर लिया? लाठीचार्ज हुआ। और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे ऐसा बोलने से जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, गांधी जी वगैरह, वो इनकी रिहाई की मांग करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, मेन इस पे रखेंगे। और लेकिन जब उनको 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई, तो ये घटना इनके ऊपर एकदम तड़ित की तरह, बिजली की तरह गिरी, और उनका अब एकदम कांग्रेस की जो विचारधारा थी उससे विश्वास हुआ, और वो यूरोप चले, यहाँ पर नहीं रहे। फिर वो जेल में उन्हें बंद कर दिया। जेल में रहते हुए वो फिर बीमार हो गए। अब उनको ऑप्शन दिया कि तुम यूरोप चल जाओ, तो बोले अब तो तुम मुझे जहाँ भेज दो मैं वहाँ चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों पर अब मुझे विश्वास नहीं रहा। भाई मेरे जैसे लोग जिनको फांसी दे दी गई, मुझे भी फांसी दे देंगे और कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। तो वो उनको यूरोप का ऑप्शन मिला, वो यूरोप चले गए। और 3-4 साल बढ़िया वो 1936 तक, 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे, ऑस्ट्रिया में रहे। वो ऑस्ट्रिया में एक उनकी सचिव थी, उनसे प्रेम हुआ, और वहीं पर उन्होंने विवाह भी कर लिया। वहीं पे उन्होंने विवाह भी कर लिया। उनकी एक पुत्री भी थी, और 3 माह की थी उनकी बेटी। तभी उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, और पुत्री ने अपने पिता को देखा, और वो वापस इंडिया आ गई। कितने माह की? 3 माह। शायद उसके बाद में उनकी कभी मुलाकात भी न हुई, और फिर वो वापस 1936 में भारत आ गए। और फिर वो, अब जैसे मैं घूम फिर के पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, है क्या? 94 में सबसे पहले पढ़ाया मैंने, फिर सोचा कि चलो दूसरा कोई काम करते हैं, ठीक है। कोर्ट में काम किया, मुंशी का वकील के साथ में। फिर भोपाल चले गए, बीएड कर लिया, कंपनी में काम किया। फिर सोचा नहीं यार, पढ़ाना ही ठीक है, ठीक। फिर बीच में तहसीलदार बन गए, फिर वापस पढ़ाने पे आ गए। तो घूम फिर के आदमी की जो मूल धारणा होती है वो कभी बदलती नहीं है, कितना भी परिवर्तन आ जाए। तो उनके साथ में भी वो राष्ट्रवादी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। विदेश में रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उनका ध्यान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लगा रहा। 1936 में वो भारत वापस आए, और पुनः कांग्रेस से वो जुड़ गए। लेकिन अब युवा लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी विचारधारा इनसे मेल खाती थी, तो उनके साथ में रहे, और उन्होंने सोचा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस का चुनाव लड़ूंगा। गांधी जी ने खुद ही बोला कि नहीं यार, सुभाष चंद्र बोस को अब चुनाव लड़वा दे। सुभाष जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और किसके कहने पर? वो भी गांधी जी के कहने पर ही चुने गए थे। 51वां अधिवेशन था, 51वां अधिवेशन, कांग्रेस का 51वां राष्ट्रीय अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, और यहाँ पर ये विजय भी हुई, जीत भी गए। एक साल तब जब ये अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। अब देखो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना मैंने, योजना आयोग। तो 1938 राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, और कौन थे इसके अध्यक्ष?
पंडित जवाहरलाल नहीं, पंडित जवाहरलाल नहीं। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया कि नहीं, देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक विज्ञान परिषद का गठन किया, विज्ञान परिषद, विज्ञान परिषद का गठन किया। चूंकि ये वैज्ञानिक तो थे नहीं, तो किसी वैज्ञानिक कोई बना सकता है इसका अध्यक्ष, तो कौन थे उस समय? एक वैज्ञानिक, अभियंता थे, बड़े अभियंता थे, एम विश्वेश्वरैया। क्या बात है, एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इनको जो है इस परिषद का अध्यक्ष बनाया, परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अध्यक्ष तो बना दिया इनको, लेकिन इनकी जो भावना इतने दिन से आ रहे थे, विचार जो इनके मन में आ रहे थे और दबे हुए थे और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब अध्यक्ष बन गए तो अपने विचार को कांग्रेस के ऊपर देना शुरू कर दिया। तो गांधी जी को लगने लगे, अरे यार ये तो सब अलग ही हो रहा है। कांग्रेस जो है एक व्यक्ति की तो नहीं है, कांग्रेस को हमने 1885 से इसको विकसित किया है, तो एक व्यक्ति जो है इसकी विचारधारा को बदल नहीं सकता। तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सुभाष चंद्र बोस जी की कार्य प्रणाली को समझाने की कोशिश की कि नहीं, ये आपके व्यक्तिगत विचार है और आप थोप रहे हो इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये जरूरत है, देश को ऐसे विचारों की आवश्यकता है। और धीरे धीरे करके एक साल बीत गया। अब घटनाक्रम देखो, विश्व स्तर पर उस समय घटनाएं बदल रही है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। लिखना नहीं है ये, ऐसे ही बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। अब वह मतभेद देखते हैं गांधी जी के बीच में और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि बहुत अच्छा अवसर है, ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में उलझ रही है और पूरी दुनिया का ध्यान जो है अभी इस घटना पर है, और ऐसे समय में यदि हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार हमारी मांग को पूरा करे, अंतरराष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर पड़े और इनको झुकना पड़े। तो वही गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, साधन पवित्र होना चाहिए। यदि लक्ष्य पवित्र है तो उसको प्राप्त करने वाला साधन भी पवित्र होना चाहिए। इंसान को मौका परस्त नहीं होना चाहिए। ये बात या वैचारिक मतभेद उनके बीच में। तो गांधी जी को लगा कि ये यदि दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी कहाँ है ये? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जबलपुर, जबलपुर। त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक, यहाँ पर उसका राष्ट्रीय अधिवेशन होना था और सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी ने स्पष्ट बोल दिया था कि अब आपको एक मौका मिल चुका है, अब हम किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप अध्यक्ष पद का चुनाव ही न लड़ें। उन्होंने स्वयं ने या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ये संदेश सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचा दिया। मैंने तो अध्यक्ष का नाम सुझाया था पहले तुम्हारा, अब मैं ही बोल रहा हूं कि अब तुम्हें अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना है। और भी लोग थे जो गांधी जी के समर्थक थे, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, वो बोल रहे थे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस सही है, राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये बोल रहे थे कि जो सुभाष जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, चलने दो। लेकिन गांधी जी बोलते थे नहीं, देश को आज़ादी मिलेगी तो अहिंसात्मक तरीकों से ही मिल सकती है, और ऐसे यदि हमें
कुछ पल के लिए हम अंग्रेजों को झुका भी देंगे तो फिर कुछ ही समय में जो की त्यों स्थिति बन जाएगी और फिर इतनी खतरनाक स्थिति बन जाएगी कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो व्यवस्थित तरीके से जो हमने रास्ता अपनाया है उसी तरीके से हम सत्ता प्राप्त करेंगे। और साफ शब्दों में मना कर दिया, यदि सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ता है तो हम उसको हरा देंगे। और उन्होंने बोला कि पट्टाभी सितार मैया है ना, इनको जो है गांधी जी ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया। मतलब मेरे को जो भी चाहते हैं, मेरे को जो समझते हैं वो किसको वोट देंगे? पट्टाभी सितार मैया को वोट देंगे। तो दो कैंडिडेट हो गए चुनाव लड़ने के लिए, एक गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितार मैया और दूसरा कौन? सुभाष चंद्र बोस। चुनाव हुआ और 1580 वोट डले, 1580 वोट डले और इसमें से ज्यादा वोट डले। सुभाष चंद्र बोस को 1580 मिले और पट्टाभी सितार मैया को 1377 वोट मिले, 1377 वोट मिले। और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो है वो विजयी हो गए, ये चुनाव जीत गए। हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये चुनाव जीत गए 1939। गांधी जी ने बोला कि ये पट्टाभी सितार मैया की हार नहीं है। किसकी हार है? मेरी हार है। अब क्या होता था जब चुनाव होते थे तो अभी कैसे मंत्रिमंडल बनता है, लोकसभा के चुनाव होते उसके बाद में मंत्रिमंडल बनता है। और उस समय क्या बनती थी? कार्यकारिणी समिति और उसमें लगभग 12-13 सदस्य होते थे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ठीक है, आपका प्रत्याशी तो हार गया है, लेकिन आप जो है वो है हमारे विचारधारा में, आप हमारे गुरु हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम उनको बापू बोला था। राष्ट्रपिता जो है गांधी जी को किसने बोला है? सुभाष चंद्र। महात्मा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है, लेकिन राष्ट्रपिता वो बापू जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। बोले कि आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, तो जहां भी हम रहेंगे वहां आप रहेंगे। तो आप एक काम कीजिए, अपने जिन लोगों को आप शामिल करना चाहते हैं वो कार्यकारिणी समिति में शामिल कर दो। तो 12-13 सदस्य जो गांधीवादी थे वो कार्यकारिणी में थे और एक सदस्य उनका था भाई शरद चंद्र जो है वो भी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में थे। लेकिन गांधी जी जो है इस विचारधारा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि ये पट्टाभी से भी सितार मैया की हार नहीं है, मेरी हार है। और यदि आप लोग मेरे प्रति सम्मान रखते हो तो आप इस कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र दे दीजिए। अब कोई भी काम होगा तो कैसे होगा? बहुमत से होगा। अब सारे सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया तो कार्यकारिणी में 2 सदस्य बच गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस और उनका भाई शरद चंद्र। तो उन्होंने बोला कि अब क्या मतलब होगा, मैं साल भर अध्यक्ष बना रहूंगा, कार्यकारिणी समिति रहेगी नहीं तो साल भर कोई काम होगा नहीं, तो इससे बेहतर है कि मैं त्यागपत्र ही दे दूं। 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यार इमने जी आपको बताया था, मैंने अपने काम किया नहीं मेरा। त्यागपत्र कब दे दिया? 29 अप्रैल 1939। ये घटना भी याद रखना, 29 अप्रैल 1939। त्रिपुरी संकट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कार्यकारिणी में कोई सदस्य ही नहीं। अब अध्यक्षता कौन करेगा? चुनाव तो बार बार नहीं हो सकते, तो साल भर अब अध्यक्षता तो करना है किसी को न किसी को। तो कौन करेगा अध्यक्षता उसके? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, और इसमें अध्यक्ष के लिए रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर एकदम? ये क्वेश्चन भी बनता है, किसने अध्यक्षता की थी फिर बाद में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। अब फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में एक नया संगठन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये क्वेश्चन भी बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई। और इनकी आत्मकथा है, 2 पार्ट है इनकी। कोई बता सकता है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें? 2 पार्ट है इसमें, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, और दूसरा है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम। ये 2 मतलब उनके आत्मकथा के 2 पार्ट हैं। अब 1940 1940 भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार व घर में नजरबंद, घर में नजरबंद कर दिया। घर में नजरबंद कर दिया उनको कि अब तुम घर से बाहर कहीं नहीं निकलोगे, और बहुत पुलिस का पहरा उनके ऊपर, पुलिस का पहरा, गुप्तचर घूम रहे हैं, घर में भी वो किसी से बात नहीं कर पा रहे इस तरीके से, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था उस समय। क्रिप्स मिशन भारत आने की तैयारी में था, ढेर सारी बातें होना था, तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि ये कोई उपद्रव न करे, लोगों को भड़काए नहीं, इसलिए इनके ऊपर बड़ा पहरा लगा दिया गया। लेकिन इनका भाई शरद चंद्र और भतीजा शिशिर कुमार बोस, शिशिर कुमार बोस से बोलते हैं, भतीजे क्या तुमको गाड़ी चलाना आता है? बोलते हाँ आता है। बोले चलो, भेष बदला और घर से बाहर निकल गए। कहाँ चले गए वो? दिल्ली, लाहौर से पेशावर, और पेशावर होते हुए वो बाहर निकल गए। कभी गूंगे का भैया अफगानिस्तान में चले गए। अब अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है? हाँ? पता नहीं, अनिल को पता है, ये तो बोलते भी हैं, नहीं बोलते अब? अच्छा, पश्तो, कौन सी भाषा है? पश्तो। अब ये आदमी क्या है, भेष बदल सकता है, भाषा नहीं बदल सकता, है ना? तो एक बार क्या हुआ, एक बहरूपिया आया था, तो वो बोले कि देखो मेरे को 15 भाषाओं का ज्ञान है, जो मेरी वास्तविक भाषा है वो बता देगा तो उसको मैं इतने रुपए का इनाम दूंगा। तो सब लोग ऐसे गए, आस्था जैसे, विजया जैसे, इनके जैसे ढेर लोग गए, उनसे अलग अलग भाषाओं में बात की। सभी भाषाओं में एक जैसा ही वो पारंगत था। तो अब यूनिटी जैसे आदमी रट दिमाग के, तो बोले कि यार तुम कुछ करो। बोले ठीक है मैं देखता हूँ।
उन्होंने एक डंडा उठाया और दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो वो जिस भाषा में रोया बोले यही इसकी भाषा है, यही इसकी भाषा है। तो ऐसे मतलब भाषा जो है अपनी मूल भाषा को बदल सकता है क्या? नहीं, और भाषा को सीख भी नहीं सकते। तो अब वो पश्तो भाषा उन्होंने वो ड्रेस तो पहन ली अफगानिस्तान वाली, है ना, लेकिन भाषा नहीं बोल सकते थे, तो इन्होंने गूंगे का रोल किया। बोले कि इनको कुछ बोलते ही नहीं आता। रहे वो दूसरों के यहाँ भेष बदल कर रहे, और पैसा धीरे धीरे इनके पास का खत्म हो गया। और जहां रह रहे थे उनको थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट हो गया। इनके पिताजी ने दी हुई एक घड़ी थी जो इनके पिताजी ने इनको गिफ्ट की हुई थी, तो वो घड़ी तक के इनसे छीन ली थी। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मतलब इतने कष्ट उन्होंने सहे। लेकिन कहाँ गए वो? जर्मनी। सिंगापुर होते हुए कहाँ गए वो? जर्मनी। और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, और हिटलर ने इनको क्या नाम दिया? नेताजी किसी भारतीय ने नाम नहीं दिया है। किसने दिया है? हिटलर ने दिया है। और हिटलर से मिलने वाले 2 भारतीय हैं जिनके नाम मुझे पता है, और भी हो सकते लेकिन मुझे पता है। एक तो हो गए बाबू सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे कौन हो गए नहीं पता। कैसी बात करते हैं, बड़ा दिल दुखाने वाली बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद, हमने यहाँ उनको आमंत्रित किया था, कई बार उनसे बात हुई है। मेजर ध्यानचंद जो 1928 में बर्लिन ओलंपिक की बात करते हैं, बर्लिन ओलंपिक, तो ये जर्मनी में गए थे, है ना, और इनकी हॉकी की जांच हुई थी वहां पर कि चुंबक है, ये है, उनकी स्टिक तोड़ देते थे मेजर ध्यानचंद। और हिटलर ने उन्हें बोला था तुम तो गुलाम देश के लिए खेल रहे हो यार, क्या देगा तुम्हें देश? तुम्हें जर्मनी की तरफ से खेलना चाहिए, जर्मनी की तरफ से। तो मेजर ध्यानचंद ने क्या बोला था? मेजर ध्यानचंद ने बोला था कि देश ने मुझे जो देना था वो दे दिया, अब अवसर है कि मैं अपने देश के लिए कुछ दूं। ये बात उन्होंने बोली थी। तो सुभाष चंद्र बोस वहां किससे मिले? हिटलर से मिले थे। उन्हीं की वेशभूषा उन्होंने पहनी, जो नेताजी वाली ड्रेस पहनते हैं ना, वो जर्मनी की सैनिक वेशभूषा थी जो पहनते थे। वो हिटलर भी वैसी ड्रेस पहनता था और उसी वेशभूषा में, और नेताजी नाम भी दिया। वो बोलते हैं कि अब भारत पे आक्रमण कर ले। कौन बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं। किससे? हिटलर से। बोले कैसी बात कर रहे हो आप? हवाई जहाज से आधी दुनिया की सैर करना चाहते हो? कोई भी देख लेगा तुम्हें, कोई भी देख लेगा। तो हम क्या करते हैं, तुम्हें कहाँ भेज देते हैं? हमारे मित्र के पास भेज देते हैं। कौन था उनका मित्र? जापान। और जापान के प्रधानमंत्री तोजो, जापान के प्रधानमंत्री तोजो। अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा। तो वो अपनी यू बोट पनडुब्बी हुआ करती थी, तो समुद्री मार्ग से उनको कहाँ भेजा? जापान भेजा। भाई तुम हवाई जहाज से जाओगे तो अभी तो कोई भी गिरा देगा, तो तुम्हें कहाँ से जाना है? यू बोट से जाना है, पनडुब्बी से जाना है। और उन्होंने पत्र भी दिया, संदेश भी भिजवाया। किसके लिए? जापान के लिए। और फिर वहां पर उन्होंने प्लानिंग की और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किए। तो ये अगला पार्ट यहां से बनेगा हमारा, कौन सा? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? दो लोगों ने किया है। 2 लोगों ने किया है। हाँ, कैप्टन मोहन कैप्टन मोहन सिंह। सिंह। गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। पुनर्गठन रास बिहारी बोस ने किया है। रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने जो है सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की कमान सौंपी थी। आईएनए की कमान, आईएनए मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। आईएनए कोई बता सकता है आईएनए का फुल फॉर्म? प्रिया, आजाद हिंद फौज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
आर्मी से रिलेटेड है ये। हाँ? आईएनए आर्मी से रिलेटेड है। हाँ तो आजाद हिंद फौज को इंग्लिश में क्या बोले? इंडियन आजाद? इंडिपेंडेंट। हाँ? इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, इंडियन नेशनल INA, इंडियन नेशनल आर्मी। क्लियर एकदम? भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। घर से निकलने में थोड़ी सी कहानी लिखेंगे हम। घर से निकलने में भतीजे शिशिर कुमार घोष द्वारा मदद की गई। शिशिर कुमार बोस द्वारा मदद की गई। पेशावर पहुंच गए। पेशावर से वह काबुल पहुंचे। पश्तो भाषा न बोल पाने के कारण गूंगे के रूप में रहे। गूंगे के रूप में रहे। वह अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन रखा। ये क्वेश्चन पे बनता है। मोहम्मद जियाउद्दीन, काबुल में। काबुल गूंगे के रूप में रहे। यहाँ पर गूंगे के रूप में नाम क्या रखा उन्होंने? मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से ये रहे। पेशावर के किसान कीर्ति पार्टी के नेता भगत राम तलवार। पेशावर के किसान कीर्ति पार्टी के नेता भगत राम तलवार। भगत राम तलवार द्वारा सहयोग किया गया। कहाँ जाने के लिए? काबुल जाने के लिए, भारत से बाहर निकालने के लिए। किसके घर में रहे थे ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये काबुल में गूंगे के रूप में मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से रहे थे। उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर में, उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर में रहे थे। काबुल से ये मास्को गए। काबुल से मास्को गए। मास्को और ये गए थे ऑरलैंडो मेसेट्टा। ऑरलैंडो मेसेट्टा के नाम से। मास्को जाना है तो उन्होंने नाम बदल दिया। मास्को जाने के लिए ऑरलैंडो मेसेट्टा के नाम से ये मास्को गए। लेकिन मास्को में उनका काम नहीं हो सकता था। मास्को में उनकी दाल नहीं गई। कारण क्या था इसका? क्योंकि रूस जो है वो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन के पक्ष में था, ब्रिटेन के साथ में था, तो वहां उनका काम नहीं जमा। तो वहां से कहां चले गए वो? जर्मनी। मास्को से जर्मनी गए। मास्को से जर्मनी गए। जर्मनी में सेनापति रिबनटॉप ने इनका स्वागत किया। वह हिटलर से मिले। हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी।
व सहयोग का आश्वासन दिया। सहयोग का आश्वासन दिया। और देखते हैं वहां पर तो 4000 सैनिक थे भारतीय, 4000 सैनिक। और वो कैसे थे? जर्मनी ने बंदी बना के रखा था उन्हें, क्योंकि भारतीय लोग ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे और उस युद्ध में जर्मनी जीत रहा था और उन्होंने उन सैनिकों को बंदी बनाकर रख दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को वो सैनिक दे दिए कि आप इनके साथ में एक सेना का गठन करें। तो वहां पर उन्होंने आजाद हिंद संघ लिखेंगे। 4000 भारतीय सिपाही जो जर्मनी के कब्जे में थे उनको मिलाकर आजाद हिंद संघ और इंडियन लीजन का गठन किया। इंडियन लीजन का गठन किया। हिटलर द्वारा पनडुब्बी से जापान भेजा गया। जापान भेजा गया। क्लियर यहां तक? सुभाष चंद्र बोस वो तो चाहते थे कि यही हवाई यात्रा से जाऊं, लेकिन हिटलर ने क्या बोला, आधी दुनिया की सैर तुम हवाई जहाज से नहीं कर सकते हो, तुम्हारी दूसरी व्यवस्था कर देते हैं, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। और बोले ये 4000 सैनिक हैं, अब इनको हवाई जहाज में कोई 50 तक हवाई जहाज लगेंगे, इतनी सारी व्यवस्था तो नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, एक पनडुब्बी की व्यवस्था करते हैं और उसमें बैठा लो और जितने हो सकते हैं उतने चले जाओ। और ये कहाँ पहुंच गए? जापान पहुंच गए। जापान में प्रधानमंत्री तोजो, जापान के प्रधानमंत्री तोजो व सेनापति फुजीवारा, ये दोनों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। फुजीवारा कौन थे? सेनापति। और प्रधानमंत्री कौन थे? तोजो। इनके द्वारा स्वागत किया गया व सहयोग का आश्वासन दिया गया। अब वहां पर वो 2 लोग पहले से थे, वहां पर 2 लोग पहले से थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और एक रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। कैप्टन मोहन सिंह तो कैप्टन थे, सेना सहित इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं थे और उन्होंने गठन किया था आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज का गठन उन्होंने किया था। रास बिहारी बोस को यदि समझना है तो 1912 की घटना देखेंगे और ये है लाहौर दिल्ली षड्यंत्र केस। कौन सा? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। क्या किया था इन्होंने? लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश, बम फेंक दिया था इसमें, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था। और इसमें यदि हम देखें तो 1912 में 23 दिसंबर की घटना है ये, 23 दिसंबर 1912। और यहाँ अमीन चंद्र, मास्टर अमीन चंद्र, बाल मुकुंद, अवध बिहारी व बसंत विश्वास
बसंत विश्वास, बसंत विश्वास। क्या नाम बताया? अमीन चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास। इनको गिरफ्तार भी किया, सजा भी सुना दी और 11 मई 1915 को 11 मई 1915 को फांसी भी दे दी गई, मृत्युदंड भी दे दिया गया। और रासबिहारी बोस कहाँ भाग गए और कहाँ? जापान। और जापान में रह रहे थे वहां पर। और जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर पहले से ही कैप्टन मोहन सिंह एक सेना का गठन कर चुके थे। रासबिहारी बोस ने मिलकर उनका पुनर्गठन किया और सुभाष चंद्र बोस जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया और प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। इसके बाद की जो कहानी है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।